एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल स्वागत करता हूं आपका सतमोला कवियों की चौपाल में। नई महफिल, नए रंग, नए कवियों के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं पहले छोटा सा एक परिचय अपने कवियों का करा देता हूं। मेरे बाहिनी ओर बैठे हैं विनय विनम्र जी, औज के वीर रस के देश के बड़े कवि हैं, पूरे देश में जो अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। विनय विनम्र जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके ठीक बाईं ओर बैठी हैं दीपाली जैन जिया जी, सुमधुर स्वर की धनी, बहुत अच्छी कविताएं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका। मेरे दाएं ओर बैठे हैं रसिक गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में, हास्य व्यंग के बड़े कवियों के रूप में पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में जो जाने जाते हैं, और एक विशेष परंपरा का निर्वहन जो हमारी संस्कृति में रहा है, गुरु और शिष्य परंपरा का, उस निर्वहन को भी बखूबी निभा रहे हैं। आपके आज साहित्य जगत में अनेकों शिष्य हैं जो आपसे कविता का कैखे गए सीखते हैं और वहां से पीएचडी कर निकलकर जब टीवी पर आते हैं, मंचों पर आते हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं, तब कहीं लगता है कि एक देश का बड़ा कवि हमारे बीच में उपस्थित है। और मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं प्रवीण आर्य जी, जिनको आप पर्दे पर बहुत कम देख पाते होंगे, मगर देश के बड़े कवि होने के साथ में एक मेरे लिए विशेषकर इस समय हर्ष का विषय यह है
कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाते हैं, जिनके मस्तिष्क की ये इस कार्यक्रम उपज है, सतमोला कवियों की चौपाल के संयोजक आज कवि के रूप में हमारे बीच में, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं उनका। चलिए कविता की महफिल को आगे बढ़ाते हैं, कविता के माध्यम से आपके दिलों में उतरने का प्रयास करते हैं। आप श्रोताओं से मन मांगता हूं, आपका ध्यान मांगता हूं, आपकी ऊर्जा मांगता हूं, थोड़ी देर हमसे जुड़िए। एक देश के बड़े कवि से जुड़ने जा रहे हैं हम। विनय विनम्र जी को सबसे पहले आवाज दूं, उससे पहले 4 पंक्तियां उनके तेवर की कहता हूं कि राम करें, राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए, दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काजिए राम राज लाइए। वाह 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 वाह। निश्चित रूप से इस राष्ट्र के अंदर राम राज्य आएगा, इसी आशा के साथ मैं विनय विनम्र जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियां मिले विनय विनम्र जी। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं भारतवर्ष को, प्रणाम करता हूं उन सूरवीरों को जिन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और गर्व करता हूं इस विषय पे कि हम उनके वंशज हैं जी। कदाचित आप सबको भी गर्व होता होगा कि हम उनके वंशज हैं, हम एक भारतीय हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, हमारा ये दायित्व भी है कि माँ की सुरक्षा भी की जाए। अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। कल हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। ये सब वीर हमसे चाहते क्या थे, उसी पर मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, क्या बात। वाह 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 वाह। वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, क्या बात। उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, बहुत अच्छे। बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा। आप सबने वो चित्र भी देखा है, महारानी लक्ष्मीबाई पीठ पे बालक को बांध कर युद्ध, पुत्र को बांध करके युद्ध लड़ती थी। कैसे थे वो, क्या संदेश हमें दे गए कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, क्या बात। तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। और वो मंत्र क्या है, हम उन्हें कितना याद करते हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मंत्र हमें दिया, उन्होंने कहा बेटा हम तुम हमें याद करो अथवा न करो, तुम हमारे लिए रो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा है, राष्ट्र रक्षा है तो युद्ध लड़ा है। लेकिन एक मंत्र याद रखना कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, क्या बात। बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है। क्या बात है, वाह। हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, क्या बात। हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया विनय भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे विनय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और हम उनके वंशज हैं, 1/130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, सैनिक हैं। आज भारत सरकार वही तो चाह रही है कि भारत का हर एक बच्चा सैनिक बन जाए, सैनिक युद्ध में कौशल हो प्राप्त करे, उसे पता हो कि आत्मरक्षा कैसे की जाती है। लेकिन हम ना समझ रह करके पत्थर बरसाते हैं, आग लगाते हैं। लेकिन याद कीजिए उन वीरों को, आप चाहे महारानी लक्ष्मीबाई का संदेश माने, समस्त क्रांतिवीरों का संदेश माने, वो क्या कहें कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना,
चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़ कर वक्षयरियों का है वीरों गम नहीं करना। आँच आए न ध्वज को ले शपथ, पथ पर खड़े होकर किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं क्या बात। किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम। मैं इस सतमौला कवियों की चौपाल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। उन क्रांतिवीरों की चिट्ठी जो हम सब के लिए है, ये उनके लिए भी है जो भ्रमित हुए हैं, उन युवाओं के लिए भी है। हम अक्सर बलिदान दिवस मनाते हैं मुनेश जी, जन्म दिवस मनाते हैं उन क्रांतिवीरों की, 2 मिनट के लिए मौन रख लेते हैं, मुंह लटका लेते हैं, कदाचित तो इससे प्रसन्न नहीं होते। उनकी प्रसन्नता तो बस इसमें है कि जो मातृभूमि हमने तुम्हें सौंपा है उसे संभालना, बिल्कुल बिल्कुल उसकी रक्षा, उसे केवल संभाल लेना बेटा। तब मैं कहना चाहता हूं, उनकी एक चिट्ठी पढ़ता हूं जी। हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। वाह। 130 करोड़ भारतीयों के लिए चिट्ठी कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर कि वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया। तो फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना बहुत अच्छे भाई। सौंप कर तुमको धरोहर। अब कदाचित हम भूल जाएं कि हम किनके वंशज हैं, हमें गर्व न हो, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं कि हम हैं क्या। कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो, तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। तुम पूर्वजों के स्वप्न मां की गोद के अभिमान हो। तुम पूर्वजों के स्वप्न मां की गोद के अभिमान हो। तो कभी बुज़दिली का बोझ, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलते चलते केवल 2-4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं जी। हमें गर्व क्यों होता है ऐसा। कई ऐसे देश हैं जिन्हें अपने झूठे इतिहास पे गर्व है, लेकिन हम वो राष्ट्रभक्त हैं, हम वो गर्व से कह सकते हैं कि हमें सच्चे इतिहास पे गर्व है। अब दृष्टांत के बिना सिद्धांत में समझ नहीं आता। कुछ पंक्तियां निवेदित करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं कि मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। क्या बात। मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। मानस को मानस में धारते रहे हैं सदा, अंतस में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। क्या बात। दीपदान करती है राष्ट्रहित पन्ना, जहां विश्व मिल से खर भगत की जवानी है। ऐसे वीर बाकुरों की छाती से किया जो बैर, घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। भारत को खंडित करने का दुष्प्रयास करने वाले कभी पूर्ण नहीं होगा। बताना चाहता हूं कि हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे, सत्य रक्षा हेतु दान दे दी राजधानी है। हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे, सत्य रक्षा हेतु दान दे दी राजधानी है। जीव रक्षा हेतु हंस गरल भी पान किया, जागा जो विवेक बन बैठा विश्वज्ञानी है।
मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने वक्ष चीर डाला, ये उधम बलिदानी है। उठा तलवार किया शत्रु दल पे प्रहार, चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। और खुली चुनौती मैं देना चाहता हूं, ललकार के सामने आओ। तब कहना चाहता हूं, हमारे यहां जड़ चेतन सब अपने आप में इतिहास समेटे हैं। हमारे यहां दीवालें भी बोलती हैं, जिसमें गुरु महाराज के बच्चों को चिना गया था। क्या बोलती हैं वो कि चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे, वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे, वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चेतक की टाप पीठ पे विराजते प्रताप, उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। सिंह सावकों का पकड़न केस खींचो, सोते सिंह सावकों का पकड़न केस खींचो, परिणाम निज इतिहास से ही गुन लो। समझ न आए बात चाहते हो मुक्कालात, आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनय विनम्र जी, आपने वातावरण को निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति में कर दिया। मैं एक हास्य कवि को बुलाना चाहता हूं, रस को परिवर्तन करना चाहता हूं थोड़ा सा। हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय कवि श्री रसिक गुप्ता जी हैं, हास्य के बड़े कवि हैं। अच्छे दिनों की अक्सर बात करते हैं, बहुत सारी कविताएं सुनी। हास्य के माध्यम से कोशिश करते हैं कि राष्ट्र में अच्छे दिन आ सके। अच्छे दिन की बातें तो सरकारें भी करती हैं। चार पंक्तियां कहीं मुझे याद आती हैं, अपना एक छंद याद आता है कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग। परिस्थितियां देखिए देश में कैसी बन गई। हास्य व्यंग की पंक्तियों के माध्यम से रसिक गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग, मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग हुआ है मानो भारी, और नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। आमंत्रित करता हूं रसिक गुप्ता जी को, जोरदार तालियों से बुलाइए रसिक गुप्ता जी। स्वागत जी। एक समस्या अभी इन दिनों बरसात के दिनों में आ जाती है कि डेंगू का बड़ा भारी प्रकोप पूरे देश में चलता है। एक समस्या है, मैंने उस समस्या का समाधान देने की कोशिश की। बिल्कुल। हास्य व्यंग कविता। समस्या समाधान रसिक गुप्ता। एक लड़की की छोटी होती स्कर्ट को देख के मैंने कहा मैडम, इससे तो भारतीय सभ्यता पानी पानी होती है। वो बोली लेकिन संकट के समय भागने में आसानी होती है। मैंने कहा मैडम लेकिन आपका ये फैशन मनचलों के मन में विकार ला सकता है, और इस मिनी स्कर्ट के कारण ये संकट कभी भी आ सकता है। वो बोली ये मिनी स्कर्ट विदेशों से आई है, बड़ी अनमोल है, और इस छोटी होती स्कर्ट में कवियों और नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। जिस रफ्तार से कवियों और नेताओं का कुर्ता नीचे की ओर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से स्कर्ट का साइज ऊपर की ओर चढ़ रहा है। बहुत अच्छा व्यंग है। स्कूलों में स्कर्ट पहनना अनिवार्यता है, मजबूरी है, और कपड़े की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए ये बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन मेरी प्यारी बहनों, कम से कम घर आकर तो सलवार कुर्ता पहनो। सलवार कुर्ता पहनकर जब बाजार जाओगी तो मनचलों की नजरों में भी नहीं आओगी, और परिवार का कोई सदस्य भी तुम्हें सभ्यता के नाम पर नहीं डांटेगा, और जब काटने की जगह ही नहीं होगी तो ये डेंगू का मच्छर भी कहां काटेगा। बहुत अच्छे। इसलिए भारतीयता को अपनाओ, हिंदुत्व को अपनाओ, डेंगू को दूर भगाओ। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। बहुत अच्छे। चलिए अब मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए देश की हास्य की, व्यंग की, समसामयिक विषयों पर लिखने वाली देश की एक बड़ी कवित्री दीपाली जैन जिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपका भरपूर स्नेह आपकी तालियों के माध्यम से उनको मिले। मैं आमंत्रित करता हूं दीपाली जैन जिया जी। बात करूंगी आपके बीच में, कुछ प्यार मोहब्बत की बात करूंगी कि जो श्रृंगार का रस होता है, ये वो रस होता है जो हर एक दिल के अंदर जो है मोहब्बत भर देता है, चाहे वो देश के प्रति प्रेम की बात हो या फिर प्रेमी के प्रति प्रेम की बात हो। तो चार पंक्तियों से अपनी बात करती हूँ। कहती हूँ कि बेवफाई से आशना होकर इश्क जीता है और न मरता है।
बेवफाई से आशना होकर इश्क जीता है और न मरता है, और मैं तुझे रोज ही भुलाती, मैं तुझे रोज ही भुलाती हूँ, दिल मुआ रोज याद करता है। वाह, क्या बात है। दिल मुआ रोज याद करता है। बहुत शुक्रिया। और एक गजल से कुछ एक शेर आपके बीच रखना चाहती हूँ। कहती हूँ कि शाम ढलने से पहले चले आई, शाम ढलने से पहले चले आइए, जिस्म जलने से पहले चले आइए, और आते जाते हुए देख लेगा कोई, कि आते जाते हुए देख लेगा कोई, दिन निकलने से पहले चले आइए, और ख्वाब में आइए इश्क कीजिए ज़रा, कि ख्वाब में आइए इश्क कीजिए ज़रा, रात ढलने से पहले चले आइए। और ये शेर देखिएगा बतौर ख़ास कि मैं खड़ी हूँ उसी मोड़ पर अब तलक, मैं खड़ी हूँ उसी मोड़ पर अब तलक, मेरे चलने से पहले चले आइए, मेरे चलने से पहले चले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक नज़्म आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। नज़्म यानी कि वो चीज़ जो सरसराहट भर देती है दिल के बीच में। और बात करूँगी पहली मोहब्बत की। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के इंसान के जीवन में एक पहला प्यार ज़रूर होता है, और उसी पहले प्यार को आप इस नज़्म को सुने और आपको याद आ जाए तो याद कीजिएगा एक नाम, दीपाली चंद ज़िया का। रखते हैं एक नज़्म आपके बीच। कहती हूँ कि पुरानी डायरी में कल तुम्हारे खत का मिल जाना, पुरानी डायरी में कल तुम्हारे खत का मिल जाना, बड़ा मुश्किल हुआ है ऐसे में इस दिल को समझाना, और तभी से सोचती हूँ कॉल करके पूछ लूँ तुमसे, तभी से सोचती हूँ कॉल करके पूछ लूँ तुमसे, कहो क्या तुमको मेरी जिंदगी में फिर से है आना, क्या बात। कहो क्या तुमको मेरी जिंदगी में फिर से है आना, और कहो क्या तुम भी मुझको इंस्टा पर फॉलो करते हो, कहो क्या तुम भी मुझको इंस्टा पर फॉलो करते हो, तुम्हें मिलती है फुर्सत क्या मेरी खातिर ये बतलाना, पुरानी डायरी में कल तुम्हारे खत का मिल जाना। और इस नज़्म का आखिरी बंद आपके बीच रखती हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा है कि अगर हमें हमारा पहला प्यार मिल जाए तो फिर हम उसे जाने नहीं देते, उसे थाम लेना चाहते हैं, उसे रोक लेना चाहते हैं। तब कहती हूँ कि मेरे मन में उठी है बात एक तुमको मैं बतलाऊं, तुम्हारी जिंदगी में दिल कहे फिर से चली आऊं, मेरे मन में उठी है बात एक तुमको मैं बतलाऊं, तुम्हारी जिंदगी में दिल कहे फिर से चली आऊं, मेरी आंखें मेरी बातें मेरे लब याद हैं तुमको, मेरी आंखें मेरी बातें मेरे लब याद हैं तुमको, अगर मुझको इजाजत हो तो तुम पर प्यार बरसाऊं, अगर मुझको इजाजत हो तो तुम पर प्यार बरसाऊं, और वो गुलमोहर के जिसके नीचे हम तुम रोज मिलते थे, वो गुलमोहर के जिसके नीचे हम तुम रोज मिलते थे, उसी की छाँव में एक रोज़ फिर गलती से मिल जाना, उसी की छाँव में एक रोज़ फिर गलती से मिल जाना, पुरानी डायरी में कल तुम्हारे खत का मिल जाना, बड़ा मुश्किल हुआ है ऐसे में इस दिल को समझा। बहुत बहुत आभार आपका दीपाली जी, बहुत अच्छे विषय पर आज आपने यहाँ पर कविता रखी, और मेरा मन है कि अब यहाँ से कुछ और बदलाव करते हुए एक ऐसे कवि तक पहुंचना चाहता हूं जिसने इस सतमोला कवियों की चौपाल की पूरी रूपरेखा को अपने मस्तिष्क में उतारने के बाद धरातल पर लेकर आए, जो विगत 18 वर्षों से लगातार इसको चलाते हुए आज यौवनावस्था में लेकर आए। देश के लगभग 10,000 से अधिक कवियों को जिन्होंने इस मंच से अपनी बात रखने का अवसर दिया और समाज में जाकर जागृति लाने का एक बड़ा संकल्प, बड़ा अभियान चलाने वाले प्रवीण आर्य जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। यूं तो बहुत सारी कविताएं वो लिखते हैं, मगर मेरा विशेष मन है, एक बार बहुत पहले कहीं मैंने उनका एक गीत सुना था, बहुत प्रेरणा देने वाला गीत है, उसकी पंक्तियां मुझे कुछ कुछ ध्यान आती हैं। वो एक लिखी थी मैंने कि मैं उजालों से दीप करके, ऐसी कुछ था प्रवीण भाई आपका, मैं उजाला दीप का हूं, मैं उजाला दीप का हूं, याद आती है वो पंक्तियां, बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। वो गीत का मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, वो गीत अवश्य सुनाए। इसके अलावा जो आपका मन हो, जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए प्रवीण आर्य जी। हास्य से बात चल रही थी, और हास्य को अगर जी सीधा गीत पे आएंगे तो सीधी वो आत्महत्या ही कहलाएगी। इसलिए थोड़ा मेरा मन भी है कि थोड़ा सा हल्का सा मैं व्यंग के साथ में प्रारंभ करूं, और इस जो मैं पंक्तियां आपके सामने निवेदित कर रहा हूं, वो पंक्तियां जो विधा है वो सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, बहुत अच्छी सिंहावलोकन के माध्यम से मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं।
और आज का परिवेश जो है, आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में मैं आपके सामने देना चाहता हूँ और मैं सिंहावलोकन माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कुछ पंक्तियाँ। स्वागत। नेता नेता का उल्टा है ताने, नेता नेता का उल्टा है ताने, ताने बाने ऐसे ताने, ताने बाने से बन नेता, नेता बनता सर्व चहेता, चहेता बन करता उद्घाटन, उद्घाटन कर देता भाषण, भाषण में होता आश्वासन, आश्वासन क्या देता धोखा, धोखा खाती जनता भोली, भोली जनता जब जब बोली, बोली को सुननारा देता, देता क्या बुद्धि हर लेता, लेता वोट नोट गल माला, माला डाले छेदी लाला, लाला करता जब घोटाले, घोटाले को नेता पाले, पाले पिस्टल डंडे पाले, पाले वो जो है व्यभिचारी, व्यभिचारी वह भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी से नाता, नाता काला धन दिलवाता, दिलवाता संसद में जाना, जाना सब पर फर्ज न जाना, जाना भाई सगा विदेशी, विदेशी कब है देश हितैषी, हितैषी राष्ट्र का डंडे खाता, खाता खाता ही मर जाता, जाता जाता भी कह जाता, जाता प्यारा देश संभालो, देश संभालो, इसे बचा लो, इसे बचा लो रे दीवानो, दीवानो कुछ तो पहचानो, पहचानो अपनी आज़ादी, आज़ादी की शान घटा दी आज़ादी छिन्ना जाए, जाए जान भले ही जाए, जाए जान भले ही। क्या बात है, बहुत अच्छी हुई। ये सिंहावलोकन एक ऐसी विधा होती है जो बहुत साहित्य में इसको बहुत कठिन विधा माना जाता है और इस पर लिखना निश्चित रूप से सफलता के सोपान पर चढ़ने जैसा होता है। मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं प्रवीण जी के इस प्रेरणामयी गीत के बाद समय हो चला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, तब तक आप सतमोला की खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा लीजिए। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार आपके बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित हुए अपने कवि मित्रों के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल जो आज पूरे देश में एक ऐसा नाम बन चुका है जो साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बना चुका है और साथ में साहित्य जगत से निकलकर पूरे राष्ट्र के फलक पर अपनी एक विशेष पहचान को अंकित कर चुका है। हमारे सतमोला कवियों की चौपाल की इस एपिसोड में हमारे साथ में देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे बीच कवि यहाँ पर पधारे हुए हैं। मेरे दाहिनी ओर ठीक बैठे हुए श्री प्रमोद मिश्र निर्मल जी, मूलतः गीतकार हैं, फिल्मों में भी आपके अनेक गीत यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए प्रमोद जी। उनके ठीक बराबर में बैठी हैं वर्षा कौशल जी, कानपुर से हमारे बीच आई हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे ठीक बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया जी, महोबा से हमारे बीच में आए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके ठीक बाएं में बैठी हैं प्रीति कच्छल जी, जो यहीं दिल्ली की निवासी है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं प्रीति जी, अभिनंदन करता हूं। चलिए आइए कविता की इस महफिल से जुड़ते हैं। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनसे उनका मन मांगता हूं। कुछ देर दीजिए हमको। निश्चित रूप से हमारे कवियों को जब आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। विभिन्न प्रकार के रंगों से सराबोर कविताएं ये आपके बीच में लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले जिस कवित्री को आवाज देना चाहता हूं, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना मैंने कई बार सुनी है। बचपन विषय को लेकर उन्होंने एक कविता संजोई है। बचपन का जिक्र चलता है तो मैंने कहीं कविता लिखी थी तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैं वर्षा जी को यहाँ पर आमंत्रित करूं, मगर उससे पहले एक बचपन पर कुछ पंक्तियां आपकी निवेदित करता हूं कि बचपन की यादों को मैंने सजाया। मैंने कभी लिखा था कि बचपन के उन पुराने दिनों को याद करते हुए, बचपन की उन गलियों को याद करते हुए, बचपन के उस माहौल को, उस गांव को याद करते हुए मैंने कभी लिखा था कि बचपन की यादों को मैंने सजाया। बचपन की यादों को मैंने सजाया, वो किस्से कहानी, वो पेड़ों की छाया, मोहल्ले में मिलके हम सारे ही रहते, जय हिंद जय राम मिलकर के कहते। वो किस्से पुराने, वो बातें पुरानी, दिल से ना निकले वो यादें रूहानी। मुझे याद है अब तक वो बचपन की यारी, निकलती थी तब हो परीक्षा की बारी, और परीक्षा से पहले लगाते थे रट्टा,
खाते थे गुड़ हम वो पीते थे मट्ठा। वाह। खाते थे गुड़ हम और पीते थे मट्ठा। और क्या कहते थे देखिए कि चिड़ियों के जगने से पहले थे उठते। और बचपन के सीन देखिए, दृश्य को याद कीजिए, गांव के उस वातावरण को माहौल बनाना चाहता हूँ। वर्षा जी को बुलाना चाहता हूँ कि चिड़ियों के जगने से पहले थे उठते, खुद को थी चिंता हम खुद ही थे पढ़ते, मास्टर ने मारे थे अनगिन तमाचे, वो उंगली में पेंसिल फंसाकर दबाते, और खेलों में बीता था बचपन सुहाना, मर्यादा भरा था जीवन सयाना, मोहल्ले का हर एक घर था हमारा, हर एक आंगन और हर एक द्वारा, उम्र 20 में भी दिल होता था बच्चा, वो सूती पजामे वो नाड़े का कच्चा। वाह। वो सूती पजामे वो नाड़े का कच्चा। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ बचपन की यादों को समेटी हुई एक कविता के लिए सादर आमंत्रित करना चाहता हूं वर्षा कौशल जी, कानपुर से आई है हमारे बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वर्षा कौशल जी। स्वागत। नमस्कार साथियों, मेरी ये रचना है बच्चियों पर। जो बच्ची जन्म लेती है अपने माता पिता के यहाँ और जिम्मेदारी का बोझ, जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते वो कब बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वहाँ भी जिम्मेदारियों का बोझ होता है और उसकी एज कैसे बीत जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। तो पंक्तियाँ शुरू करते हैं। स्वागत। ये कैसा बचपन है मेरा, बचपन में बड़ा हुआ। क्या बात। वाह। यौवन देखा है नहीं, बुढ़ापा खड़ा हुआ। ये कैसा बचपन है मेरा, बचपन में बड़ा हुआ। किलकारी याद है नहीं, गुड़िया देखी ही नहीं। किलकारी याद है नहीं, गुड़िया देखी ही नहीं। ये कैसा रूप अपनों की, ये कैसा रूप अपनों की नजरों में मढ़ा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत अच्छी। यौवन देखा है नहीं, बुढ़ापा खड़ा हुआ। ये कैसा बचपन है मेरा, बचपन में बड़ा हुआ। क्या बात। शादी की स्थिति आती है, देखिए क्या स्थिति होती है। परिणय प्रलय सा लगा, परिणय प्रलय सा लगा, अपनों की बला है टल गई। क्या मार्मिक है बाबा। प्रलय सा लगा, अपनी बला टल गई, अपनों की बला है टल गई। चेहरे बदले हैं यहाँ, चेहरे बदले हैं यहाँ, अनाचार बढ़ा हुआ। क्या बात। यौवन देखा है नहीं, बुढ़ापा खड़ा हुआ। बहुत सुंदर वर्षा। ये कैसा बचपन है मेरा, बचपन में बड़ा हुआ। क्या बात। ये कैसा बचपन है मेरा, बचपन में बड़ा हुआ। बहुत अच्छे वर्षा जी। ये कैसा बचपन है मेरा जो बचपन में बड़ा हुआ। बचपन की उस पीड़ा को, सामाजिक कुरीतियों को और जीवन के संघर्षों को बहुत बारीकी से आपने उकेरा कि एक ऐसे बचपन का जिक्र आपने किया जो बचपन में जिम्मेदारियों का बोझ इस कदर निभाता है कि शायद उसका बचपन कब कहाँ खो गया उसको स्वयं को ज्ञात नहीं होता। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं प्रीति जी आपको इस अच्छे गीत के लिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और गीत से निकलकर अब एक और कवि की ओर चलते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया जी महोबा से हमारे बीच में आए हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था है, आप उसके महोबा जिले के संयोजक भी हैं। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, सामाजिक कुरीतियों पर बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे हास्य लिखे हैं, व्यंग लिखे हैं, गीत लिखे हैं। लगभग साहित्य की, कविता की हर विधा में उन्होंने अपनी कलम चलाई है।
मगर उनकी एक प्रसिद्ध कविता है अन्यथा मत लीजिए। मैं निवेदन करूंगा वो कविता आप अवश्य सुनाएं, बाकी जो आपका मन हो वो सुनाएं। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया जी। स्वागत है साहब। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक सुने, उसके बाद जो अभी गीत की बात आई सुनाता हूँ जी। अंधेरों के काफिले में उजाला क्या करे। क्या बात, बढ़िया। अंधेरों के काफिले में उजाला क्या करे। चोरों के गाँव में लगा ताला क्या करे। वाह वाह, क्या बात है पटेरिया साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वाह, ताला क्या करे। वाह, तीर्थों की भीड़ में कहाँ भटक रहे हो तुम। जब दिल में बसा पाप हो माला क्या करे। वाह 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 वाह, जब दिल में बसा पाप हो माला क्या करे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। गीत की बात आई, स्वागत। अपनों से शिकायत है, जीवन बीत जाता है, परोपकार करते, लोगों को सहयोग करते, इसके बाद उसको क्या मिलता है ये मैंने गीतों में दिखा। सीधी देखता हूँ। स्वागत स्वागत साहब। हम हैं घर में ही पराए अन्यथा मत लीजिए। क्या बात, बहुत अच्छी। अच्छा, हम हैं घर में ही पराए अन्यथा मत लीजिए। तुम भला कुछ कर न पाए अन्यथा मत लीजिए। क्या बात है। तुम भला कुछ कर न पाए अन्यथा मत लीजिए। जिन चरण चिन्हों पे चलकर बहुत अच्छे। जिन चरण चिन्हों पे चल के आप हैं पहुंचे यहाँ तक, वो चिन्ह ही अब क्यों मिटाए अन्यथा मत लीजिए। क्या बात है। तुम भला कुछ कर न पाए अन्यथा मत लीजिए। वाह, तो आहे सुन करके तुम्हारी आहे सुन करके तुम्हारी दौड़ पड़ता रात में। तुम तो दिन में ही न आए, तुम तो दिन में ही न आए अन्यथा मत लीजिए। बहुत क्या अच्छे, बात है, वाह बढ़िया। तुम भला कुछ कर दिन में न आए पाए अन्यथा मत लीजिए। बहुत सुंदर पंक्तियां। दो फलों के वास्ते बेच डाला है चमन को। अच्छा, दो फलों के वास्ते बेच डाला है चमन को। फिर भी तुम तो ना अघाए। क्या बात। फिर भी तुम तो ना अघाए अन्यथा मत लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। भला वाह वाह, कर न पाए अन्यथा मत लीजिए। यश भवन में खुद को मिटाया, यश भवन में खुद को मिटाया। तब चढ़े तुम हो शिखर पर। यश भवन में खुद को मिटाया, तब चढ़े तुम हो शिखर पर। फिर भी हम तुमको न भाए अन्यथा मत लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर भी हम तुमको न भाए अन्यथा मत लीजिए। अंत में है, जिनने तुमको था जताया तुम तो कुछ भी हो नहीं हो। क्या बात। जिनने तुमको था जताया तुम तो कुछ भी हो नहीं हो। और गीत तुमने उनके ही गाए। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। गीत तुमने उनके ही गाए अन्यथा मत लीजिए। तुम भला कुछ कर न पाए
अन्यथा मत लीजिए। क्या बात, हमें वाह। अपने हमें घर में ही पराए अन्यथा मत लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, खूब, बहुत अच्छे। खूब, बहुत खूब। हम हैं घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। जी निश्चित रूप से एक अच्छी कविता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं डॉक्टर संतेश कुमार पटोरिया जी को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, एक बहुत मार्मिक कविता के लिए, मार्मिक रचना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसी कवित्री को जो बहुत संवेदनाओं की कवित्री हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में प्रीति कच्छल जी हैं जो यहीं दिल्ली में निवास करती हैं, देश की राजधानी में निवास करती हैं। अभी चंद रोज पहले फादर्स डे हम लोगों ने मनाया, पिता दिवस हम लोगों ने मनाया, तो उससे संबंधित कहीं माता पिता पर जुड़ी हुई कविता, माता पिता के प्रति भावनाओं से सराबोर कविता प्रीति कच्छल जी के पास है। मुझे 4 पंक्तियां जब बात पिता की चलती है और फादर्स डे अभी हम लोगों ने मनाया तो याद आती है कि माना ये बात बिल्कुल सही है। पिता के जीवन के संघर्षों को 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास करता हूं। देखिएगा जीवन के संघर्ष क्या होते हैं एक पिता के, ये महसूस करने की चीजें केवल पुत्र, उसके बच्चे, उसकी बेटियां केवल इसको महसूस करने का प्रयास करें कि पिता के जीवन के संघर्ष क्या होते हैं। पिता जीवन को खपाता है, माता पिता। 4 पंक्तियां कहता हूं कि माना ये बात बिल्कुल सही है, माना ये बात बिल्कुल सही है कि पिता तो वाकई में दही है। दही से तुलना किए, एक बहुत अच्छी दही जमी हुई है, और देखिएगा कि माना ये बात बिल्कुल सही है कि पिता तो वाकई में दही है, पर वक्त की मथानी ने तुझे खूब मथा। पर वक्त की मथानी ने तुझे खूब मथा, और कब हुआ छाछ तुझे पता ही नहीं है। क्या बात है, कब हुआ छाछ तुझे पता ही नहीं है। माता पिता अपने बच्चों की सुविधाओं को देते देते, उनके जीवन की खुशियों को संजोते संजोते, उनके जीवन में सुख सुविधाएं डालते डालते कब जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाते उनको स्वयं भी नहीं पता होता। उनका दही जैसा जीवन कब उसमें से मक्खन निकल जाता और छाछ जैसा शेष रह जाता उनको स्वयं नहीं पता। ऐसे ही संवेदनाओं की एक कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूं जो माता पिता के संस्कारों से जुड़ी हुई एक कविता हमारे बीच लेकर आई है प्रीति कच्छल जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रीति कच्छल जी। स्वागत। नमस्ते, मैं प्रीति कच्छल हूँ और कभी कभी कविताएं लिखती हूँ जब भी मेरे को लगता है कि अंदर से कुछ कलम से कुछ शब्द आने वाले हैं, तो वो कभी कभी रेड लाइट पर भी हो जाता है, मैं गाड़ी में भी लिख देती हूँ। प्रोफेशन से मैं सीए हूँ। तो अभी जो मैं गीत सुनाने जा रही हूँ वो माता पिता से मेरी एक विनती है कि हमें सिखाओ कि जो ये जीवन है उसको हम कैसे जिए। तो प्रस्तुत है ये गीत जी। स्वागत। प्रातः स्मरणीय है मात पिता, प्रथम वंदन मेरा स्वीकारो, तुम वात्सल्यता के मूरत हो, जीवन जीने की कला सिखा जाओ। प्रातः स्मरणीय है मात पिता, बचपन की यादें भूलो ना, इस नेह से सींची गई हूँ मैं, याद आता है मुझको एक एक पल, बचपन को कैसे भुला जाओ। प्रातः स्मरणीय है मात पिता, यौवन में रखा मैंने कदम, यौवन में रखा मैंने कदम, सोचा था कुछ और बन गई कुछ, जीवन का देखो खेल यही, इस खेल को खेलना सिखा जाओ। प्रातः स्मरणीय है
मात पिता जीवन तो मुझको नहीं पता कितना लंबा और छोटा है। चाहूं मैं तारा बन जाऊं, तारों से मोती बखेर जाऊं, प्रातः स्मरणीय है मात पिता। क्या खोया मैंने क्या पाया, विश्लेषण मुझको करना नहीं। इस जीवन रूपी रेल में अब खुश होकर सफर तय कर जाओ, प्रातः स्मरणीय है मात पिता। हमरा जीवन एक समय चक्र, इस चक्र को पुष्पित करना है। हम डरे न दुनिया रोड़ों से, इस भाव को प्रबलतम करना है। प्रातः स्मरणीय है मात पिता, प्रथम वंदन मेरा बहुत बढ़िया स्वीकारो। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत अच्छा गीत यहाँ पर आपने प्रस्तुत किया माता पिता के प्रति अपनी संवेदनाएं जो आपने कविता में उड़ेली, निश्चित रूप से हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के दर्शकों के हृदय पर सीधे दस्तक देने वाली हैं। मैं एक और संवेदनाओं के कवि जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े कवि हैं, देश के बड़े गीतकार हैं और उनकी कई फिल्मों में जिन्होंने गीत भी लिखे हैं, शीघ्र ही वो फिल्में आने वाली हैं। ऐसे हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ कवि हमारे मध्य में यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रमोद मिश्र निर्मल जी। मैं बहुत जोरदार तालियों के बीच उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत सुलझे हुए कवि, एक सुलझे हुए अच्छे वक्ता प्रमोद मिश्र निर्मल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम बहुत वरिष्ठ कवि हमारे पटेरिया साहब और बहनें वर्षा और प्रीति विराजमान हैं। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी गई। मैं भी एक मुक्तक और एक गीत रखना चाहूँगा आज की शाम। स्वागत। आप लोग बड़े मन से सुनिए। जी जी जी। कि साहित्य में क्यों लिखता हूँ। मुक्तक देखें जी। कि शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए न हुए न हुए। शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। आज हैं करीब आ जाओ, कल तलक हम हुए हुए न हुए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। हम बहुत बढ़िया न हुए। यही शायद साहित्य और साहित्य सृजन का उद्देश्य भी है। आइए एक गीत से जोड़ते हैं। इस साधना स्टूडियो में हम लोग विद्यमान हैं, तो हमारे गीत में साधना, हर व्यक्ति वर्षों से सदियों से साधना करता आ रहा है। जब से यूं कहें कि सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से हम लोग साधना करते आ रहे हैं। ऋषि मुनि साधना करते थे, आज भी मनुष्य साधना कर रहा है। लेकिन साधना का उन्मुख क्या है? आइए मित्रों एक गंभीर गीत से आपका परिचय कराते हैं। देखें। मैं जलाता रहा आरती के दिए। हाँ हाँ, क्या बात है भाई। मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। बहुत बढ़िया। मैं जलाता रहा आरती के दिए, क्या बात। साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा।
बड़े बड़े वरिष्ठ कवि जी। विराजमान है, तो मैं पंक्तियां गा रहा हूँ जी जी। कि हर कहानी रही अनकही इस तरह, क्या बात है। सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह, क्या बात। या मिलन की कुंवारी किसी आश को डस गया हो अजाने निठुर चिर बिरह। आहा, क्या बात है भाई। मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, जिंदगी पास आ दूर जाती रही। क्या बात। मैं जलाता रहा, जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार आ दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए। पंक्तियां सुने कि कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को, मैं सजाता रहा हर कली चाह की। क्या बात है। मैं सजाता रहा हर कली चाह की, मैं सजाता रहा हर कली चाह की, आस की यार सी टूट जाती रही। मैं जलाता, बहुत अच्छा। हाँ जलाता रहा, हाँ जलाता रहा, मैं जलाता रहा आरती के दिए। और अंतिम बंद जो इस कविता का दर्शन है, मेरे जीवन का भी दर्शन है। देखें पटरिया साहब जी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं सब लोग, तो मैं गीत की पंक्तियां रख रहा हूं कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। आहा, क्या बात। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए, एक जमी बन गया आसमां दूसरा। दो टुकड़े हुए साहब। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए, एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। क्या बात। गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, मुझे लोग श्रृंगार का कवि कहते हैं जी। गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, जिंदगी आंसुओं से नहाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए, जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। आदरणीय प्रमोद मिशन निर्मल जी, मैं जलाता रहा आरती के दिए, बहुत ही प्रेरणामयी गीत आपका। मुझे विष्णु सक्सेना जी के गीतों की वो परंपरा याद आती है के गीतों को सुनकर। लगता है कि हाँ, उस परंपरा को आज के एक और व्यक्ति ने, एक और साहित्यकार ने, एक और कवि ने उसको थामा हुआ है, और निश्चित रूप से ये गीतों की परंपरा ऐसे ही निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। और मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा हर बार एक वीडियो सेगमेंट होता है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये हमारे इस एपिसोड का, सतमोला कवियों की चौपाल का, जो दूरस्थ बैठे लोगों को भी इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से यहाँ पर इस मंच पर आने का अवसर देता है। आज इस अवसर को प्राप्त किया है बेंगलोर की रीता सिंह जी ने। संवेदनाओं की कवित्री, सामाजिक सरोकारों की कवित्री, बहुत अच्छी कविताएं जो लिखती हैं। जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, रीता सिंह जी।
मेरी कविता का शीर्षक है क्या मैं इंसान नहीं। हर पल तुम्हें चाहा, हर पल तुम्हें चाहा, बन के रही तुम्हारा साया। हर पल तुम्हें चाहा, बन के रही तुम्हारा साया। तुम्हें देवता बनाकर मन मंदिर में अपने बसाया। पर तुमने क्या किया, पर तुमने क्या किया, क्या तुमने कभी मुझे दिल में बसाया। पर तुमने क्या किया, क्या तुमने मुझे कभी दिल में बसाया। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी रहो बन के मेरा साया। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी रहो बन के मेरा साया। मेरी रातों के चांद तुम थे, मेरी रातों के चांद तुम थे, मेरी सुबह का सूरज तुम थे। मैंने सपने सिर्फ तुम्हारे देखे, मैंने सपने सिर्फ तुम्हारे देखे। क्या तुमने भी सपनों में सिर्फ मुझे पाया, क्या तुमने भी सपनों में सिर्फ मुझे पाया। सपनों को छोड़ो चलो हकीकत की बात करते हैं, सपनों को छोड़ो चलो हकीकत की बात करते हैं। गैर को देखकर नजर हटाना ये सिर्फ मेरे ही संस्कार करते हैं। गैर को देखकर नजर हटाना ये सिर्फ मेरे ही संस्कार करते हैं। क्या तुमने कभी किसी लड़की को देख अपनी नजर को हटाया। क्या तुमने कभी किसी लड़की को देख अपनी नजर को हटाया। घर के कामकाज किए, बच्चों की देखभाल भी की, घर के कामकाज किए, बच्चों की देखभाल भी की। पत्नी धर्म निभाते निभाते तबीयत अपनी खराब भी की। जिंदगी अपनी तुम पे निसार दी, जिंदगी अपनी तुम पे निसार दी। पर तुमने कभी पति का फर्ज निभाया। जिंदगी अपनी तुम पे निसार दी, पर तुमने कभी पति का फर्ज निभाया। क्यों हर बार बस मैं ही जलूं, क्यों तुम्हारे रास्ते पे सिर्फ मैं ही चलूं। क्या मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं। हर बार स्त्री ही झुके, क्यों किसने ये बात कही। हर बार स्त्री ही झुके, क्यों किसने ये बात कही। हमेशा बन के रहूं मैं तुम्हारा साया, हमेशा बन के रहूं मैं तुम्हारा साया। क्या तुम्हारे लबों पर कभी मेरा नाम आया। हमेशा बन के रहूं मैं तुम्हारा साया, क्या तुम्हारे लबों पर कभी मेरा नाम आया। गर्मी में किचन में पसीने से लथपथ, गर्मी में किचन में पसीने से लथपथ, मेरे हर काम को तुमने निकाल दिया। गर्मी में किचन में पसीने से लथपथ, मेरे हर काम को तुमने नकार दिया। सारा दिन क्या करती हो घर में, सारा दिन क्या करती हो घर में। हर बार बस यही सवाल किया। एसी में बैठकर ऑफिस का काम, क्या तुमको सिर्फ यही काम नजर आया। एसी में बैठकर ऑफिस का काम, क्या तुमको सिर्फ यही काम नजर आया। आज मेरे हर सवाल का तुम जवाब दो, मेरे एक एक आंसुओं का तुम हिसाब दो। क्यों सजा मिली मुझे किस गुनाह की, मेरी आंखों को कुछ तो ख्वाब दो। क्यों तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा नाम अब तक ना आया। क्यों तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा नाम अब तक ना आया। हर पल तुम्हें चाहा, बन के रही तुम्हारा साया। हर पल तुम्हें चाहा, बन के रही तुम्हारा साया। तुम्हें देवता बनाकर मन मंदिर में अपने बसाया। पर तुमने क्या किया, क्या तुमने कभी मुझे दिल में बसाया। क्या तुमने कभी मुझे दिल में बसाया। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल का आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आज कला और साहित्य को समर्पित हमारा एक देश का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संगठन, राष्ट्र के सांस्कृतिकवाद को बढ़ाने वाला कला साहित्य के माध्यम से, उसका नाम होता है अखिल भारतीय, यानी विश्व स्तर पर उस संगठन का नाम होता है संस्कार भारती। संस्कार भारती हमारा एक ऐसा संगठन है जहाँ कला और साहित्य के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और समाज का किस प्रकार से कला साहित्य की ओर से सेवा की जा सकती है, कला के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, साहित्य के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, उसका एक अनूठा जो एक संगठन है वो संस्कार भारती है। संस्कार भारती के ऐसे हमारे पालक, हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री दादा अभिजीत गोखले जी हमारे बीच में हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। अभिजीत दा का केंद्र दिल्ली है और जब दिल्ली केंद्र है तो केंद्र से तात्पर्य होता है कि एक स्थायी नहीं अस्थायी
जो निवास है वो दिल्ली है, क्योंकि जो संघ का जो एक प्रचारक जीवन होता है वो एक खाना बदोशी वाला जीवन होता है, वो कहीं ठहर के नहीं रहते। जब महाराणा प्रताप ने जब ये संघर्ष किया अकबर के समय, उस हिसाब से वो कभी भी खाना बदोश एक जगह रुक के नहीं रखते, वो कहीं भी नहीं टिकेंगे। साथ ही जो हमारी परंपरा है, प्रचार के जीवन है, वो देश भर में एक जगह नहीं रुकते, चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, देश भर में भ्रमण करते हैं, चाहे एक दिन, चाहे महीने दिन, कभी एक साल भी भ्रमण होता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। ऐसे कर्मयोगी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो केवल कला और साहित्य नहीं, फिल्म क्षेत्र को भी संवारने में लगे हुए हैं। अभिजीत दा जी का मैं सतमोला कवियों चौपाल की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद, नमस्कार। और उनसे आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल के लिए एक शुभेच्छा हमें आशीर्वचन के रूप में दें, और जिससे कि सतमोला कवियों की चौपाल अपने सुपथ पर निरंतर चलती रहे। अभिजीत दा जी धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी दर्शक, श्रोता, कवि सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम निरंतर चले आ रहे, अभी प्रवीण जी ने जैसे बताया 15 अगस्त 2004 से, मतलब लगभग 18 साल से चले आ रहे इस आयोजन में मुझे यहाँ बुलाया, यह अवसर दिया और राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति की कविताएं सुनने का मौका मिला। इसलिए सर्वप्रथम मैं प्रवीण जी का और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का, व्यक्तियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपनी भारतीय कला दृष्टि में ऐसे माना गया है कि कला ही जीवन है, और हम सभी जानते हैं कि जीवन एक कविता है। क्या बात। तो जीवन में आनंद है, जीवन में दुख है, जीवन में स्वर है, जीवन में लयबद्धता है, जीवन में भाव है, जीवन में शिक्षा है, जीवन में संस्कार है। हम सब जानते हैं कि कविताओं में भी ये सारे भाव, ये सारी भावनाएं व्यक्त होती है, प्रकट होती है। प्रत्येक कवि इन भावों को अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार हम सभी के सामने लाते हैं। व्यक्ति का जैसे जीवन है वैसे ही समाज का भी जीवन है, और समाज जीवन में भी या समाज जीवन में भी इन भावों के आधार पर विकसित होता है। तो समाज जीवन के इन विभिन्न पक्षों को, मतलब समाज जीवन का आनंद बना रहे, समाज जीवन से दुख हटे, समाज जीवन में का स्वर विकसित होता रहे, समाज जीवन लयबद्ध रहे, इस सब के लिए कवियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस आयोजन से निरंतर 18 वर्ष से इस योगदान में सारे कवि, मुझे संख्या पता नहीं लेकिन 10,000 से ज़्यादा कवि इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो ये आयोजन चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक केवल अपेक्षा सभी से करना चाहूँगा कि समाज जीवन में या व्यक्ति जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, और हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति का आविष्कार हो चुका है, और नई शिक्षा नीति में कला के आधार पर बच्चों को पढ़ाना, इस प्रकार की पद्धति विकसित होने का विचार उस शिक्षा नीति में हुआ है। मुझे लगता है इस सब में कविताओं का बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो जिसको नर्सरी राइम्स कहते हैं, वहाँ से लेकर प्रत्येक विषय कविताओं के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, कहानियों को, भारतीय कहानियों को कविताओं के माध्यम से बच्चों के सामने, युवाओं के सामने कैसे लाया जाए, मुझे लगता है अगर सारे कवि इस दिशा में भी प्रयत्न करें आगामी कुछ वर्षों में, तो शिक्षा नीति के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। ऐसी सभी कवियों से अपेक्षा करता हुआ इस मंच के माध्यम से मैं फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए मेरी छोटी सी बात पूर्ण करता हूँ। इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय
अभिजीत दा ने हमें अपनी शुभेच्छा दी सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ अभिजीत दा, अपने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए समय निकाला। आज अब जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है। और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमोला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमोला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में, या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का। सतमोला कवियों की चौपाल, चाहे भाई साहब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब परवीन जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हो गए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसके जुड़कर, इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और परवीन जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। अंत करना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम का, सतमोला कवियों की चौपाल का। 4 पंक्तियां प्रेरणा की कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज के इस एपिसोड में विदा लूंगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां देता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जय हिंद, जय भारत। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।